कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 13, 16, 17, 18 फरवरी को जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस क्लास को देख लेंगे। आपको देखिए किस तरीके के प्रश्न और कितने-कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएँगे, ये सारा का सारा जो है मेथड के अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर बनाया हुआ है और इस क्लास को करने के बाद से 100% है कि आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, आप जो है आपको पेपर जो है कैसा आएगा, ये फीलिंग हो जाएगा और आप देखना यहाँ से प्रश्न 100% है कि आने वाले हैं क्योंकि जो आपका नया सिलेबस है आरआरबी एएलपी का उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये क्वेश्चन तैयार किया गया है और लेटेस्ट जिस तरीके के अभी जो है रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, आपका साइंस का हो गया, ये तीनों के तीनों और करंट अफेयर, ये तीनों चारों सब्जेक्ट जो है आपको एएलपी में भी पूछे जाएंगे। तो उसी के आधार पे मैंने ये क्लास बनाया हुआ है। जैसे ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम समाप्त हुआ है उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे थे, मैंने उन टॉपिकों को पकड़ा हुआ है क्योंकि रेलवे के वही जो है लोग बनाएंगे ये भी पेपर। तो आपको ध्यान देना है उन जो है तरीकों के पेपर बिल्कुल ही आपको सॉल्व करना है। तो मैंने ये क्लास बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एलपी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्लास को पूरा का पूरा अंत तक देख लेना क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन में कराऊंगा आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका जो है करंट अफेयर और यहाँ पे साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पहले से ही मालूम होगा सिलेबस आपको। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से और आपको देखने के बाद से पता चल जाएगा कि कौन-कौन से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में किस लेवल के पूछे जाएँगे, ठीक है? और बिल्कुल ही इस क्लास को करने के बाद से आप जाना एग्जाम हॉल में और देखना 100% पेपर ऐसा ही आएगा और पूरा का पूरा जो है देखना आपको पेपर आसान लगेगा अगर आप इस क्लास को करके जाओगे तो। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनका भी पेपर जो है आने वाले दिनों में है तो क्लास को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, पहले साइंस के प्रश्नों को फटाफट से कर लेते हैं। वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले जो है हिम के टुकड़े को क्या कहा जाता है? किस वर्षा के रूप में कहा जाता है? देखिए 20 क्वेश्चन जो है साइंस के रहेंगे, हमने भी 20 क्वेश्चन उठाया हुआ है। आप क्लास को देखते रहिए, पूरा का पूरा जो है आपको माजरा समझा देंगे, ठीक है? फिर मैथ के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, फिर जो है करंट अफेयर, जीके के क्वेश्चन। तो फटाफट से पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है हिम यानी कि वर्षा के दौरान आकाश से जो है गिरने वाले जो है हिम के जो है टुकड़े को जो है हम लोग हिम वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर अगर आपने वी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? स्टार लगाइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। आप कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का राइट उत्तर खुद से सॉल्व करें, ठीक है? जितने ही प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करेंगे उतने ही बेहतर स्कोर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने राइट उत्तर की ओर चलेंगे कि पृथ्वी के जो है आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को जो है क्या कहा जाता है? जिन्होंने बताया है तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर कि जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट उत्तर है यहाँ पे सौर ऊर्जा, उनका बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा। तो पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक में क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर है, ठीक है? सौर ऊर्जा तो ऊपर से हो जाएगा, ये आंतरिक पूछा गया था। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है उन जीवों की जो है परिघटना क्या है जिनमें मादा युग्म बिना जो है निषेचन के नए जीव बनाने के लिए जो है विकसित जो है होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होते हैं आपके अ, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि परिवर्तनशील चुंबकीय जो है माध्यम से विद्युत धारा के जो है उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे और रट लीजिएगा, ठीक है? इन इन जो है प्रश्नों को एक बार और रट लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में कौन सा जो है ऊतक सबसे कठोर और जो है अस्थिल
ऊतक के रूप में पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिल ऊतक के रूप में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है अस्थि, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि तने या शाखाओं पर पंक्तियों की जो है व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तने या शाखाओं पर पंक्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले जो है इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो है संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 2n²। 2n² बिल्कुल ही आप राइट उत्तर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चींटी के काटने से होने वाले जो है अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या और किस घोल जिसमें जो है जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़ कर जो है बेअसर किया जा सकता है? तो देखिए चींटी के जो काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव से जो नॉन बेकिंग सोडा या कैलेमाइट या आप कैलेमाइट घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़ कर बेअसर किया जा सकता है। उसको जो जहाँ पे काटा हुआ है उसको बेअसर कर देंगे। जहाँ पे काटा रहेगा चींटी तो वो जो है आपको बीख नहीं होगा, वो वहाँ पे दर्द नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी अम्ल जो है धातुओं के साथ जो है अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो देखिए सभी जो है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक अम्ल के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और जो है एक ऑक्सीजन परमाणु होता है? प्रत्येक जल के अणु में कितने जो है हाइड्रोजन परमाणु और जो है ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन आप लोगों ने जल पढ़ा होगा, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O अगर आप जानते हैं तो इसमें क्या होता है, दो जो है क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। आप बोलोगे तो H2O यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं? दो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी गैस एक जो है अत्यधिक जहरीली, गंधहीन और जो है स्वादहीन और जो है रंगहीन गैस है? तो देखिए ये जो है सब गुण किस में मिलता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जहरीली होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। अगला प्रश्न है कि टिंचर आयोडीन कफ सिर्फ और कई जो है टॉनिक की जो है तैयारी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सिर्फ आप जानते हो खांसी वासी में ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है एथेनॉल का हम लोग उपयोग करते हैं। जो आप खांसी के सिरप देखते हो तो उसमें एथेनॉल जो है मिलाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की जो है परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया में? तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रक्रिया होता है ये होता है गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की जो है 5वीं अवस्था के लिए कुछ गुण गणनाएं की? 5वीं अवस्थाओं के लिए गणनाएं की थी? तो सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब कई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े जाते हैं जो उनका जो है संयुक्त प्रतिरोध जिनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से
कम होता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध से कम कब होता है? तो समानांतर प्रतिरोध में। श्रेणी क्रम में हमेशा अधिक होता है और न्यूनतम मतलब कम किस में आता है? समानांतर क्रम में। अधिक पूछेगा तो आपको बताना है श्रेणी क्रम। यहाँ पे पूछा गया था कम से कम, न्यूनतम तो आपको समानांतर क्रम में होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम जो है प्रतिरोधकता वाले चालक की जो है पहचान कीजिए। सबसे कम प्रतिरोधकता वाला चालक कौन सा है? तो आपको याद रखना है चांदी। सबसे कम प्रतिरोधकता वाला कौन है? चांदी। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक जो है इसमें क्या होता है? विद्युत का चालक होता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि आनुवंशिकी के जो है पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया है ग्रेगर मेंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जो है मनुष्यों में बौनेपन के जो है लिए उत्तरदायी है? तो बौनेपन के लिए जो है उत्तरदायी क्या होता है? तो पिट्यूटरिक जो ग्रंथि होते हैं, पीयूष ग्रंथि, उसी के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी की जो है उसकी जड़ों से पत्तियों तक जो है पहुंचाती है? तो ये है आपका जाइलम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि तुलसी के पौधों में निम्नलिखित में से किसकी जो है उपस्थिति के कारण औषधि गुण होते हैं? तो औषधि गुण जो है ये किसके कारण होते हैं? आपको याद रखना है फेलोन्स और फ्लेवोनाइड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए यहाँ पे जो है जीके सॉरी साइंस के प्रश्न खत्म हो गए। अब जो है रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग के प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास कलम और कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को करने के लिए आपको कॉपी और कलम की आवश्यकता होगी। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए अगर आपका भी एग्जाम किसी भी दिन है तो आपके लिए हम रामबाण डेली, जैसे कल 13 फरवरी को जिनका भी पेपर है, तो सुबह के 5 AM पे आपको वायरल प्रश्न पत्र कराऊंगा। उस प्रश्न पत्र को करके ही जाना आप लोग एग्जाम हॉल में। ठीक है, सारा प्रश्न वहीं से आएगा, आप लोग उस क्लास को मिस मत करिएगा। तो सुबह में रामबाण क्लास मिलेगा, उस क्लास को मिस नहीं करना है। आप लोग सभी लोग जिनका भी पेपर, जैसे 16 को जिनका होगा तो 16 का रामबाण आएगा, 17 को जिनका है 17 को आएगा। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा, देखकर ही जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि शब्द जो है दिया गया है यहाँ पे कि सभी जो है अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की जो स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी? मतलब कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। अब बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सबसे पहले आपको जो शब्द दिया गया है उसको लिख लीजिए, LAMENT। ठीक है, अब यहाँ पे जो है समझने वाली बात ये है, अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, ए के बाद से कौन सा अक्षर आता है? ई होता है। ई के बाद से कौन सा अक्षर आता है? एल होता है। एल के बाद से क्या आता है? एम होता है। एम के बाद से क्या आता है? एन होता है। एन के बाद से होता है टी। अब देखिए यहाँ पे एल की जगह पे ए आ गया, ए की जगह पे ई आ गया, एम की जगह पे एल आ गया, ई की जगह पे एम आ गया। अब देखिए सब चेंज हो गया, पर एन की जगह पे एन ही है, टी की जगह पे टी ही है। ऐसे 2 वर्ड हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। यही पूछा था कि कितने जो है अक्षर अपरिवर्तित रहे, तो आपको बताना था 2। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनका 100% सही उत्तर है। और क्लियर ही आपको एक प्रश्न ऐसा हर एक शिफ्ट में पूछता है। ठीक है, तो रेलवे के एग्जाम में आपको किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। मुझे लगता है कि ये क्लास के बाद से आप आसानी से रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर 26 तथा जो है h बराबर 18 लिखे तो निम्नलिखित में इसका जो है वैल्यू आप लोगों से पूछा गया है। 10 सेकेंड का समय दूंगा, फटाफट से आप राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब।
लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्लास को एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए ए लिखा है तो ए का कोड होता है 1, पर इसका अपोजिट कोई पूछेगा तो जेड होता है, जेड का कोड होता है 26, यही लिखा गया है ए का जो है 26। उसी प्रकार एच लिखा है, एच का कोड होता है 8 और एच का अपोजिट क्या होता है तो ये होता है एस, एस का कोड होता है 19, यानी कि अपोजिट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब भी वही काम कर दो, यहाँ पे एफ होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट आप लोगों से पूछेगा तो यू होता है, जो कि कितने पे होता है 21 पे। ए होता है तो ए का कोड अभी मैंने बताया 26, जेड होता है। यानी कि आप देख लो कहाँ पे दिया गया है 21 26 ऑप्शन नंबर ए में, और मुझे लगता है कि इसके आगे मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा उत्तर जब मिल गया है तो इसके आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहीं से न्यूट्रन हो जाएंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्योंकि टाइम भी बचाना है और फटाफट से प्रश्नों को भी करना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्या पूछा गया है कि जो है उस सही विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई जो है श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में जो है रखने पर श्रृंखला जो है तार्किक रूप से पूरा हो जाएगा। स्टार लगाइएगा। और ये प्रश्न खास करके आप लोगों को रेलवे वाला बहुत परेशान करता है, पर इसके बाद से ये क्वेश्चन के बाद से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यही फायदा है आपको क्लासेज करने का, ठीक है। और आपको एक शाम में भी क्लास आएगा 6 AM पे, और एक सुबह में भी क्लास आएगा शाम में 6 PM पे और सुबह में 6 AM पे, ठीक है। तो ये 2 क्लासेज करते रहिए, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो क्लास मिस मत करिए। पूरा का पूरा प्रश्न यहीं से आएगा, हर एक टॉपिक के प्रश्न कराऊँगा, आप क्लास डेली किया करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का फैक्टर कोई पूछेगा तो क्या कहते हो, 4 या 4, 4 गुणे 4 के फैक्टर बनते हैं इसके, तो 4 4 में हम भी बांट देते हैं, आसानी से हो जाएगा हमारा काम। 4 काउंट कर लो यहाँ तक, फिर 4 काउंट कर लो यहाँ तक, फिर 4 काउंट कर लो 2 2 4, फिर 4 काउंट कर लो यहाँ पे। तो अंतिम वाला अक्षर सब में एस है, देखिए यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस हो गया तो यहाँ पे भी एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पहला वाला अक्षर आर है, पहला वाला अक्षर आर है, पहला वाला अक्षर यहाँ पे भी आर है, दूसरा वाला अक्षर टी है, दूसरा वाला अक्षर यहाँ पे भी टी है, दूसरा वाला अक्षर यहाँ पे भी टी है, तीसरा वाला अक्षर यू है, तीसरा वाला अक्षर यू है, सब भर गया। आर एस, आर एस से स्टार्ट होना चाहिए, ये गलत है। आर एस के बाद से यू होना चाहिए, यू यहाँ पे आर एस, 1 मिनट, तीसरे वाले में गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ पे लिखा है डब्लू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भी, और यहाँ पे यू, यू के बाद भी होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा ये भी, क्योंकि तीसरा वाला अक्षर में एक एक बढ़ा रहा है। भी के बाद से क्या हो जाएगा आपका आर, बी के बाद से क्या हो जाएगा आर, बी के बाद से आर होना चाहिए, आर के बाद से क्या है टी होना चाहिए, टी के बाद से अंत में एस होना चाहिए, यहाँ पे अंत में आर लिख दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में कितने जो है त्रिभुजों की संख्या है, ये आप मुझे काउंट करके बताओ, और बताने की कोशिश करेंगे। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, और बिल्कुल ही ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको? समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंट करना आना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम काउंट करते हैं, इसमें कितने हैं तो 1 2 3 4, मतलब आपको इस तरीके का कभी भी मिले 1 2 3 4 हो गया तो 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़ना पड़ता है, 1 2 3 और 4, सबको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10। इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ठीक है। आपको तरीका मालूम हो गया। ये बीच में एक 11 हो गया, और ये एक पूरा बार बड़ा वाला, यानी कि 2 ठो और हो गया, तो 10 10 20 10 30 और 2 32 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरी पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद का है। स्टार लगाइएगा और इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। 100% ऐसे प्रश्नों में लोग फंसते हैं, पर आप क्लास करके जाओगे तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को करके आओगे।
क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है W, यहाँ पे लिखा है 24, E लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, I लिखा है, 9 लिखा है, T लिखा है 23। मतलब अंकों का तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बना। हम देखते हैं, इसको लिखते हैं 23, उसके बाद से ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, टी होता है 20 पे, उसके बाद से ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे। आर होता है कितने पे? 18 पे। चलिएगा, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले वाला 24 लिखा है, तो 23 और 1 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 24। उसके बाद से 29 लिखा है, तो 9 और 20 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 29 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 18 5 23। देखिए दो दो जो अंक है इसको क्या किया है, जोड़ दिया है, और दो दो अंकों को जोड़कर लिख दिया है। हम भी वही काम कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है जे होता है 10 पे, जे होता है 10 पे, और यहाँ पे जो है आपका कौन सा होता है, यू होता है 21 पे, तो ये हो जाएगा तो 31। 31 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा देखिए एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे, 16 13 कितना होता है, 29। यहाँ पे जो है 26 लिखा है, बिल्कुल ही गलत है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। हमेशा ही प्रश्न आपको फंसाएगा, पर आप फंसना नहीं है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट एक जगह पर मिल रहा है एक ही क्लास में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर एक सीट पक्का करना है तो। देखिए कह रहा है एक विशिष्ट कुट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब। समझने की कोशिश करेंगे। एन लिखा है, एन को लिखा है जी। एन होता है 14 पे, जी होता है 7 पे, मतलब माइनस के साथ किया है। डी होता है 4 पे, और डी को लिखा है यहाँ पे यू, यानी कि डी होता है 30 पे, यू होता है 21 पे, मतलब माइनस का 9 किया है। आर होता है 18 पे, 18 को क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, जी। 18 होता है यानी कि यहाँ पे -11। फिर यहाँ पे देखिए डब्लू होता है, कितने पे डब्लू होता है, और डब्लू को लिखा है यहाँ पे कितना, पी। तो डब्लू होता है आपका 23। 23 में से पी हो गया 16, यानी कि फिर से कितना कर दिया, -7। देखिए -7 -9 -11, फिर -7 -9 -11 करेगा, तो वही लॉजिक लगा दो। यहाँ पे -7, एम होता है 13 में से 7 जाएगा 6, 6 पे होता है एफ। यहाँ पे टी होता है 20, 20 में से आपको 9 घटाना है, 20 में से 9 जाएगा 11, 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के, यानी ये दो जाने तो बिल्कुल गलत। उसके बाद से यहाँ पे एच ही आएगा, देखिए यहाँ पे एच एच लिखा है। उसके बाद वाला अक्षर चेक कर लो, यहाँ पे लिखा है एफ। एफ कितने पे होगा, एफ होता है आपका 6 पे, 6 में से 7 घटाएंगे। पहले देखिए 7 घटाना था, फिर 9, फिर जो है 11, ये 7 9 फिर 7 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 में से 6 में से 7 जाएगा, माइनस का 1 होगा, यानी कि जो है आपका हो जाएगा जो है जैसे आप समझ लो कि 26 पे पूरा खत्म होता है, तो 26 6 32 हो जाएगा। 32 में से 7 घटाते हो कितना आता है, 25। 25 पे कौन सा अक्षर होता है, वाई। तो वाई वाला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कि जब इसे बिंदुदार रेखा पर जो है मोड़ दिया जाता है, तो कौन सी जो है पैटर्न पारदर्शी शीट के जो है समान होगा। अब बताने की कोशिश करेंगे कौन जो है इसके समान होगा, जैसे समझने की कोशिश करेंगे। इसको मोड़ा जाएगा तो यहाँ पे कैसा हमें प्रतीत होगा, कैसा दिखाई देगा। तो जैसे ही मोड़ोगे आप लोग, ये वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए कोना में चल गया, बिल्कुल गलत। यहाँ पे भी कोना में चल गया, बिल्कुल गलत। ये देखिए इधर ही हो गया, इधर के तरफ, तो ये तो बिल्कुल गलत। जब यहाँ पे कोई काटा गया है इस तरीके से, इस तरीके से जब कोई काटा जा रहा है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये इस तरीके से है तो इधर जाएगा तो इस तरीके से होगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि जो है कथन दिया है कि कुछ पी क्यू है, पी का कुछ हिस्सा, ये पी हो गया, इसका कुछ हिस्सा जो है आप लोगों के पास किसके पास है, आर क्यू के पास है। तो कुछ हिस्सा किसके पास है, यहाँ पे समझिएगा क्यू के पास है, तो यहाँ पे कुछ क्यू हो गया। उसके बाद से कह रहा है कोई क्यू आर नहीं है, कोई भी क्यू आर नहीं है, यानी कि आर जो है अलग है, यहाँ पे आर को अलग रख लो। इसने कहा है कोई भी पी आर नहीं है, पी का कोई भी हिस्सा आर नहीं है, तो पी और आर का कोई भी रिलेशन नहीं कह रहा है। और दूसरा देखिएगा कुछ पी आर नहीं है, पी का कुछ हिस्सा आर नहीं है, यानी कि कुछ हिस्सा है। अगला देखिए कह रहा है कुछ क्यू आर है,
क्यू का कुछ क्यू का कुछ हिस्सा पी है, तो कुछ पी क्यू है, बिल्कुल ये वाला तो बात बिल्कुल सही है। तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि तीसरा जिनमें है, ये तो सही होगा, बाकी ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी पी आर नहीं है, पी का कोई भी हिस्सा आर नहीं है, ये पी है, इसका कोई भी हिस्सा आर नहीं है। तो ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है ऊपर की आर नहीं है, यानी कि ये वाला जो है आप लोगों का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ पी आर नहीं है, तो देखिए पी का कुछ हिस्सा आर नहीं है, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर हम आर को यहाँ पे भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आर का कुछ हिस्सा पी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन बन जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। बिल्कुल इसका जो है कथन है, निष्कर्ष में आ जाइए। आजकल देशों के लिए जो है आतंकवाद को जो है नियंत्रित करना असंभव हो गया है। बिल्कुल ये बात सही कहा जा रहा है कि आतंकवाद को खत्म करना देशों के लिए बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, देश और उनके जो है नागरिक सामान्यतः जो है आलसी हो गए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आलसी हो गए हैं, आलसी से तो कोई लेना ही देना नहीं है आतंकवाद में। तो ये हम कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है दो उम्मीदवारों में एक चुनाव जो है लड़ा, जिनमें से एक जो है 72% मत प्राप्त किया और जो है 400 जो है 34 वोटों से जो है वह जीत गया, ठीक है। तो कुल जो है डाले गए मतों की जो है संख्या यहाँ पे बताना है। गणित का प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न आने वाला है एग्जाम में, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। मैथ की क्लास स्टार्ट होने से पहले फिर से कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को अगर आप कर लेते हो तो आसानी से एग्जाम को करके आओगे। जैसे देखिए एक उम्मीदवार यहाँ पे है और एक उम्मीदवार यहाँ पे है। एक व्यक्ति जीता हुआ है जिसको मिला है 64%, यानी कि 64%, यानी कि टोटल वोटिंग कितना का होगा, 100% का, यानी हारा हुआ को कितना मिला है, 36% वोट, ठीक है। ये कह रहा है कि जीता हुआ व्यक्ति कितना से वोटों से जीता है, 4 से 434 से। हम देख रहे हैं यहाँ से कितने वोट से जीता हो, कितना परसेंट से, तो यहाँ से घटा दो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 2, 28% से जीता हुआ है। ये कह रहा है नहीं, 434 वोटों से जीता है, यानी कि 434 वोट जो है किसके बराबर हो जाएगा, 28% के। यहाँ से काट देंगे 1% का वैल्यू, 28 से कम 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 से कम 28, और कितना बच रहा है यहाँ पे, 15, 15 यानी कि 154, 154, 28 के पहाड़े में आता है 28, 8 के पहाड़े में 4, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाईस 64, 8, 8 से आप दोगे, देखिएगा यहाँ पे काटिए, 7 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 के पहाड़े में 7 छक्के 42, एक बचा, 7 दूना का 14, ठीक है। फिर यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 31/2। आगे हमारा 1% का वैल्यू 31/2, कुल मतों की संख्या हमें बताना है, तो 31/2 टोटल भाग जो है हमारा 1% का वैल्यू निकल गया है, तो 100%, यानी कि यहाँ से काट दो 50, कितना हो जाएगा आप लोग, 0, 5 5 में 5 5 15, 1550 वोट जो है टोटल पड़े थे, ठीक है। 100% टोटल वोट था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि 9,000 रुपये पर 8% के वार्षिक ब्याज की दर से किए जाने वाला जो है साधारण ब्याज 2160 रुपये के बराबर है, तो समय की गणना करें। देखिएगा यहाँ पे मूलधन दिया गया है, समय हमें पता करना है, और जो है यहाँ पे दर दिया गया है और ब्याज दिया गया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे, मूलधन कितना दिया है इसको लिख लो, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, यानी r/100 कर लो। यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 8 के पहाड़े में काट दो, 8 के पहाड़े में 8 दूना 16, कितना बचा 16, 5 तो 56 हो गया, 8 सत्ते 56, 9 के पहाड़ा में 9 27, यानी कि जो है सॉरी 3 बाकी है, हमें समय निकालना था, तो टी कितना है, तो 3 जो है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है अमन
15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो अमन की औसत चाल। देखिए अमन जो है 2 बार जो है यहाँ पे यात्रा करता है, ठीक है? एक बार तेज़ चला होगा, एक बार धीमा चला होगा। इसकी कंडीशन ये है कि देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 बार चला है, तो पहली चाल हम लोग निकालेंगे, तो दूरी बट्टा समय। पहला 15 किलोमीटर चला है 3 घंटे में, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहला चाल। दूसरी बार इसने क्या किया है कि 20 किलोमीटर की दूरी तय किया हुआ है और समय लगा है 2, यानी कि इसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 स्पीड हमने निकाल दिया है। इसने कहा है कि औसत चाल आपको निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल किस तरीके से निकलेगा? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। अब देखिए ये अलग-अलग हो गया, एक बार तो 5 की स्पीड से चल रहा है, कितने का? 5 की स्पीड से, एक बार 7 की स्पीड से। इसने कहा है नहीं, औसत चाल हमें बता दो। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है? टोटल दूरी। औसत चाल निकालना है हमें, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? एक बार तो 15 किलोमीटर गए हैं और एक बार 20 किलोमीटर गए हैं। टोटल समय कितना लगा है? तो देखिए एक बार 3 घंटा गए हैं, एक बार 2 घंटा गए हैं, तो यहाँ से 3 2 5 घंटा का समय लगा हुआ है और हम चले हैं कितना? तो 20 और 15 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर टोटल चले हुए हैं 5 घंटा में, यानी कि औसत जो दूरी है हमें 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है कहेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है? तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और रामबाण के प्रश्न के साथ हम आएँगे सुबह के 5 एम पे, जिनका भी पेपर 13 जो है फरवरी को है, तो सुबह वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। 5 एम पे सुबह में आपको मिलेगा रामबाण प्रश्न। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।